नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अस्पताल के एक कमरे से काफ़ी देर से एक महिला के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। प्रसव पीड़ा के कारण डॉक्टर और नर्स उस महिला की देखभाल कर रहे थे। तभी कमरे के बाहर एक बूढ़ी औरत, जो अस्पताल के कमरे के अंदर वाली महिला की सास थी, उसके साथ रो रही थी। वह पास में ही 4 बच्चों की देखभाल कर रही थी, जबकि उसका बेटा चिंतित होकर कमरे के बाहर घूम रहा था। अंकुश और रिया की शादी को 12 साल हो चुके थे और पिछले 12 सालों में उनकी 4 बेटियां हुई है। उनके पिता भी फैक्ट्री में काम करते हैं। परिवार की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। उसने जैसे तैसे अपना खुद का घर बना लिया था और पूरा परिवार उसी में रहता था। रिया अपनी बड़ी बेटी के जन्म के बाद और बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन वह अपनी सास, ससुर और पति और अपनों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। सास की पोते की चाहत के चलते सास का बहू पर दबाव बढ़ता गया, जिसका नतीजा 4 मासूम बच्चियां हुई, जिन्हें उनकी दादी दिन भर में कई बार कोसती और ताने मारती। बड़ी बेटी गीता, जो अब अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो चुकी थी, वो सब समझती थी और घर के कामों में माँ की मदद करती और स्कूल भी जाती थी। अस्पताल के बाहर बैठी महिला अपने पास बैठी बच्चियों से कह रही थी कि भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे घर एक छोटा भाई आ जाए, और वह खुद भी मन ही मन भगवान से ना जाने कितनी बार पोता मांग रही थी। तभी कमरे के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। अंकुश और उसकी माँ के चेहरों पर खुशी आई और थोड़ी देर के बाद कमरे से डॉक्टर और फिर नर्स निकली। एक कमज़ोर बच्चे को कपड़े में लपेटे हुए बोली, लीजिए माँ जी, बेटी हुई है। यह सुनकर रवि की माँ फूट फूट कर रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई और बोली, लो, इस करमजली ने मेरे बेटे के सर पर एक बोझ और बढ़ा दिया। दूसरी तरफ ये 4 मासूम बच्चियां समझ नहीं पा रही थी कि दादी क्यों रो रही है और पापा भी बच्चे को गोद में लिए उदास क्यों खड़े हैं। जब अंकुश अपनी बेटियों को लेकर कमरे में अपनी पत्नी रिया के पास गया तो उसने देखा कि बेहोश रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका है और वो हड्डियों का ढांचा लग रही थी। नर्स ने कुछ टॉनिक और दवाइयों के नाम लिखकर अंकुश को दिए और कहा कि अगर तुम इसे करीब 8 महीने तक ये दवाई और टॉनिक दोगे तो इसके शरीर में कुछ ताकत आ जाएगी, और अब तुम अगले बच्चे के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब इनका गर्भाशय कमज़ोर हो चुका है। यह कहकर नर्स कमरे से बाहर चली गई। उसकी माँ भी घर वापस चली गई, क्योंकि वह अपनी बहू के साथ अस्पताल में नहीं रहना चाहती थी। अस्पताल के बाहर एक महिला झाड़ू लगा रही थी। अंकुश ने उससे कहा, आंटी जी, आप थोड़ी देर मेरे बच्चों को देख दो, मैं अभी कुछ सामान लेकर आता हूँ। तो उन्होंने हाँ कर दिया। अंकुश सामान लेने घर आया। उसकी माँ उसकी पत्नी रिया और उसकी बेटियों को बहुत गलत सलत बोल रही थी, लेकिन अंकुश ने अनसुना कर दिया। उसने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया और कुछ सामान लेकर अस्पताल आ गया। अंकुश ने उस महिला को धन्यवाद किया। फिर अंकुश और रिया ने अपनी पूरी कहानी उस महिला को बताई। रिया ने कहा, आंटी, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूँ। अंकुश को भी केवल 9,000 मिलते हैं, इतने में क्या होता है। फिर आंटी ने अंकुश से पूछा कि उसने कितनी पढ़ाई की है। उसने कहा, देखो बेटा, इस अस्पताल में जगह निकलती रहती है, मैं तुम्हें बता दूंगी और तुम फॉर्म भर देना, और मैं बड़े साहब से भी सिफारिश कर दूंगी और तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम्हें 15,000 रुपये से कम नहीं मिलेंगे। यह सुनकर रिया और अंकुश बहुत खुश हुए, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे उतर गए। उस महिला का नाम कमला था। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वे दोनों उदास क्यों हैं। तभी उसने कहा कि जब तक तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लग जाती तब तक तुम यहाँ ऐसे ही काम कर सकते हो, लेकिन तनख्वाह कम मिलेगी। और जहाँ तक रहने का सवाल है तो मेरे पास क्वार्टर है, तुम लोग वहाँ रहोगे। तुम रहोगे तो मेरा भी मन लगेगा और मैं रिया की अच्छे से देखभाल कर पाऊँगी। यह सुनकर अंकुश बोला, लेकिन तुम्हें हमसे किराया लेना पड़ेगा। तब कमला आंटी बोली, सबसे पहले तो मैंने तुम्हें अपना बेटा माना है, और दूसरी बात, जब सरकारी मुझसे किराया नहीं लेती है तो मैं तुमसे क्यों लूँ। दरअसल कमला जी का भरा पूरा परिवार था। एक दुर्घटना में उनका पूरा परिवार तबाह हो गया और वो अकेली रह गई थी। अब चलो बड़े डॉक्टर से बात करते हैं। कमला आंटी अंकुश को साथ लेकर बड़े डॉक्टर के घर गई। वह डॉक्टर के पास गई और बोली, क्या मैं अंदर आ जाऊँ सर? अरे आंटी, आपको पूछने की क्या ज़रूरत है, आप ऐसे ही आ जाओ। कमला बोली, मुझे आपसे एक काम था। इस लड़के का नाम अंकुश है और ये 12वीं पास है। इसके घर वाले पोते की आस में थे और इसी कारण इसकी पत्नी को 5-5 बेटियां हो गई, तो इसकी माँ इसकी पत्नी और पोतियों से नाराज़ है। तब डॉक्टर बोले, तुम क्या चाहती हो आंटी? आंटी बोली, इसकी कहानी सुनकर मैंने इसे अपना मुँह बोला बेटा बना लिया है। बेटा, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि फ़िलहाल तुम इसे इसकी योग्यता के आधार पर कोई काम दे दो, और जब अस्पताल में कोई जगह खाली हो तो इसे सरकारी नौकरी पर रख लो। मैं इसे और इसके परिवार को अपने पास रख लूँगी तो मेरा भी मन घर पर लगेगा। यह सुनकर डॉक्टर साहब कुछ सोचने लगे और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने अंकुश से पूछा कि तुम जहाँ काम करते थे वहाँ क्या काम करते थे?
तो अंकुश ने कहा कि सर मैं वहाँ कंप्यूटर पर डाटा एंट्री का काम करता था। यह सुनकर डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए और बोले, अभी हमारे अस्पताल में डाटा एंट्री वाले की जगह निकलने वाली है और उसका वेतन 15,000 रुपये है, लेकिन अभी जगह निकली नहीं है, इसलिए हम तुम्हें आधे वेतन पर काम पर रख लेंगे और जगह खाली होगी तो हम तुम्हें पक्की नौकरी पर रख लेंगे। और हाँ, तुम कल से ही नौकरी पर आना शुरू कर दो। यह सुनकर अंकुश और कमला आंटी डॉक्टर को बहुत धन्यवाद देते हुए बाहर आ गए और जल्दी से जाकर रिया को सारी बात बताई। वह भी बहुत खुश हुई और फिर कुछ देर बाद अंकुश ने उससे कहा कि अभी दोपहर हो चुकी है, इसलिए मैं माँ के घर जाकर जो तुम्हारे माँ का दिया हुआ सामान है और हमारा सामान है और बच्चों के सारे कपड़े बर्तन आदि लेकर आता हूँ। उधर अंकुश घर गया और अपनी माँ से रिया की माँ के घर से जो सामान आया था वह अपनी माँ से मांगा और फिर जल्दी से कमरे में जाकर बच्चों और अपने कपड़ों की पोटली बनाई, रिया की कपड़ों की अलग पोटली बनाई और रिया के घर से बिस्तर, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा टेबल मांगकर एक जगह इकट्ठा किया। घर के लोग हैरान होकर देख रहे थे। अंकुश के बड़े भाई ने पूछा, क्या कर रहे हो छोटे? तब अंकुश ने कहा, माँ जल्दी से रिया की माँ के घर से जो बर्तन आए हो वह दे दो, मुझे देर हो रही है। इस पर अंकुश के पिता ने कहा, तू कहाँ जा रहा है? तब अंकुश बोला, जिस घर में मेरी बेटियों और मेरी पत्नी का सम्मान नहीं होता है, मैं उस घर को छोड़कर अपने परिवार के साथ जा रहा हूँ। इस पर अंकुश की भाभी ने कहा, देवर जी, रिया अभी कमज़ोर है, वह इतनी जल्दी घर नहीं संभाल पाएगी और आपकी इतनी सैलरी भी कहाँ है जिससे आप इतने बड़े परिवार का खर्च उठा सको। वो तो हम लोग थे जिसकी वजह से आपकी बेटियां रोटी खा रही थी। अंकुश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत करते हुए बोला कि सिर्फ इन तानों की वजह से मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। और हाँ, इस दुनिया में सब लोग आप और माँ जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो दूसरों की निस्वार्थ भावना से मदद करते हैं। और हाँ, आप सभी लोग देखना कि मेरी बेटियाँ ही इस घर का नाम रोशन करेंगी और आपको बहुत गर्व है कि आपके 4-4 बेटे हैं, तो मुझे गर्व है कि भगवान ने मुझे 5-5 बेटियां दी है और मैं उन्हें इस लायक बनाऊंगा कि वह मेरा सर गर्व से ऊंचा करेंगी। इस पर अंकुश की भाभी परेशान हो गई और जलने भूलने लगी और बोली, लड़कियों का क्या है, उन्हें तो किसी और के घर जाना है, नाम तो लड़के ही रोशन करते हैं, लड़कियों से किसी का घर रोशन हुआ है, मैंने तो यह कभी नहीं सुना। तब अंकुश ने कहा, मैं भी इसी शहर में हूँ और आप भी, मैं यह साबित करके दिखा दूंगा कि लड़कियां भी खानदान का नाम रोशन करती है। यह कहकर अंकुश ने अपना सारा सामान कार में रखवाया और बर्तन समेटकर कार में रखने के बाद वह अस्पताल चला गया। अंकुश का भाई कहने लगा, पापा चिंता मत करो, 4 दिन का उत्साह है, जब उत्साह कम हो जाएगा तो सब यहीं आ जाएंगे। अंकुश अपना सारा सामान कार से लेकर अस्पताल कमला आंटी के क्वार्टर में पहुंचा। तब तक सफाई हो चुकी थी और कमला आंटी चारों लड़कियों के साथ घर के दरवाजे पर खड़ी थी। अंकुश ने ड्राइवर की मदद से अपना सामान 3 कमरों वाले क्वार्टर में रखवाया और ड्राइवर को पैसे देकर भेज दिया। यहाँ सामान घर में रखा हुआ था लेकिन ठीक से नहीं रखा था, तो अंकुश ने अस्पताल के एक कर्मचारी की मदद से 2 कमरों में सामान ठीक से लगवाया और किचन में भी सारा सामान ठीक से व्यवस्थित किया। इस सारे काम में अंकुश की दोनों बेटियां और कमला आंटी मदद कर रही थी। उसने सफाई भी कर ली और बेड पर भी बिस्तर लगा लिया था। फिर वह रिया के पास गया और अगले दिन सुबह जब अंकुश की आंख खुली तो वो रिया को बताकर क्वार्टर पर आया और जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गया। इस बीच आंटी ने सभी लड़कियों को नहलाकर तैयार कर दिया था। आंटी ने रिया का हालचाल पूछा और उसे नाश्ता करवाया और अंकुश से कहा कि अंकुश, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो शाम को यह सामान लेकर क्वार्टर पर आ जाना, तुम्हें रिया के लिए पाव और लड्डू बनाने हैं। यह कहकर आंटी ने अंकुश को एक लिस्ट दी। वहाँ से अंकुश सीधा सीनियर डॉक्टर के पास गया और बोला, प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे कहाँ काम करना है। डॉक्टर साहब ने एक चपरासी को बुलाया और उसे अंकुश के साथ यह कहते हुए भेज दिया कि इसे वर्मा जी के पास ले जाओ और कहा कि इन्हें काम समझा दें। अंकुश चपरासी को लेकर वर्मा जी के पास पहुंचा तो देखा कि वह एक अधेड़ उम्र के आदमी थे। अंकुश ने उनका आदरपूर्वक अभिनंदन किया और बोला, सर, डॉक्टर साहब ने मुझे आपके पास काम सीखने को कहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि काम कैसे करना है? वर्मा जी ने एक नज़र अंकुश को देखा और समझ गए कि लड़का मेहनती है और जल्द ही काम सीख जाएगा। फिर उन्होंने अंकुश को बताया कि कंप्यूटर में डाटा कैसे एंटर करना है, फाइल कैसे बनानी है और उसे सेव कैसे करना है और हर महीने उसकी रिपोर्ट सीनियर डॉक्टर के पास पहुंचनी है। उन्होंने यह सब बताया। अंकुश कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करता था, इसलिए शाम तक काम करने के बाद उसने वर्मा जी को बुलाया और अपना सारा काम दिखाया। वर्मा जी हैरान थे क्योंकि अंकुश के काम में कोई गलती नहीं थी, तो उन्होंने अंकुश को शाबाशी दी और बोले, क्या तुमने कभी कंप्यूटर पर डाटा एंट्री का काम किया है? तब अंकुश बोला, जी। तब इस पर वर्मा जी बोले, तभी तो आपके काम में कोई गलती नहीं है,
तब 5 बज चुके थे और स्टाफ जाने लगा था और नर्स और डॉक्टर की ड्यूटी बदलने का समय हो गया था। तो अंकुश भी अपने कैबिन से बाहर निकला और अपने क्वार्टर में जाने लगा कि अचानक उसे याद आया आंटी ने कुछ सामान मंगवाया था। तो वह सामान लेने बाजार चले गया और सामान लेकर वह वापस अस्पताल में रिया के कमरे में गया तो देखा कि आंटी सभी लड़कियों को और रिया को नाश्ते के लिए चाय परोस रही थी। अंकुश को देखकर वह बोली, तुम भी चाय पी लो। तब अंकुश ने सामान का थैला वहीं रख दिया और चाय पीने लगा। उसकी सबसे छोटी बेटी रोने लगी। इस पर गीता बोली, मम्मी लता रो रही है, उसे भी भूख लगी होगी, उसे भी चाय दे दो। इस पर दूसरी बेटी माही बोली, नहीं दीदी, लता चाय नहीं पीती, अरे वो मम्मी का दूध पीती है। बच्चों की ये मासूम बातें सुनकर अंकुश और रिया के साथ साथ आंटी भी मुस्कुरा दी। फिर आंटी बोली, चलो अंकुश, आज मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दो, मैं रिया बहू के लिए ताकत के लड्डू बनाऊंगी ताकि वो ताकतवर बन सके। इस पर अंकुश बोला, ठीक है आंटी, आप मुझे बताती रहो, बेटी गीता और मैं लड्डू बनाने में आपकी मदद कर देंगे। यह कहकर उसने रिया को कमरे में छोड़ा और क्वार्टर में चला गया और रसोई में काम करने लगा। आंटी अंकुश को बताती रही और अंकुश वैसा ही करता रहा। आंटी काम करती रही और दोनों लड़कियां गीता और माही को मेवे काटने के काम पर लगा दिया। जल्दी ही सारा सामान तैयार हो गया और इस तरह लगभग 2 घंटे में लड्डू बनकर तैयार हो गए। आंटी ने पहले चारों लड़कियों को लड्डू दिए और फिर अंकुश को देते समय लड़कियों ने कहा, दादी ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं, क्या आप मम्मी के साथ हमें भी रोज़ लड्डू खिलाओगी? इस पर आंटी बोली, क्यों नहीं, मैंने अपनी 5 राजकुमारी के लिए बनाए हैं, पर हाँ, तुम सब इसे दिन में 1 बार खा सकती हो और तुम्हारी मम्मी इसे दिन में 3 बार खाएंगी और जल्दी ठीक होकर इस घर में आ जाएंगी, तब मैं तुम सबके लिए और लड्डू बनाऊंगी। यह सुनकर चारों लड़कियां बहुत खुश हुई। आंटी ने लड्डू रिया को भी खिलाए और उसे पीने के लिए दूध भी दिया। रिया की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। अब वो अपनी बेटी लता को पूरा दूध पिला सकती थी क्योंकि अब दूध अधिक मात्रा में बनने लगा था, जिससे लता भी गोलमोल और सुंदर दिखने लगी थी। और तो और एक दिन में आंटी चारों लड़कियों को दूध के साथ एक एक लड्डू भी देती थी और उनकी भी सेहत सुधरने लगी थी। एक दिन जब रिया अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो अंकुश उसे और लता को लेकर क्वार्टर में आया, जहां आंटी ने रिया और लता की नज़र उतारकर उन्हें अंदर आने को कहा। जब उसने पहली बार अपनी आंटी का क्वार्टर देखा तो उसे सब कुछ व्यवस्थित मिला और यहाँ तक कि किचन में भी सब कुछ ठीक से रखा था। अब रिया, अंकुश और लता एक कमरे में सोते थे, आंटी दूसरे कमरे में लड़कियों के साथ सोती थी, तीसरा कमरा लिविंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। अब हर दिन अंकुश और आंटी दोनों काम के लिए अस्पताल चले जाते और रिया धीरे धीरे घर के कामकाज और गीता और माही की मदद से खाना बनाने का काम करने लगी। रिया कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो गई। लता भी 6 महीने की हो गई थी, लेकिन आंटी ने सख्ती लड्डू बनाना बंद नहीं किया। रोज़ के नियम के अनुसार घर में सभी लोग एक एक लड्डू दूध के साथ खाते थे। एक खाली जगह थी, रिया ने अंकुश की मदद से उस खाली जगह को साफ किया और एक तरफ फूलों के पौधे और दूसरी तरफ सब्जियों के पौधे लगाए। समय के साथ साथ पौधों पर फूल और सब्जियों पर फल लगने लगे। देखते ही देखते आंटी बोली, बहू तुमने मेरा ये घर हरा भरा बना दिया और मज़े की बात तो यह है कि अब घर में ताज़ी सब्जियां भी मिलती हैं। उधर जल्दी ही अस्पताल में जगह खाली हो गई और सहयोग के चलते उसे उसी अस्पताल में परमानेंट नौकरी मिल गई और अब उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। ये खबर सुनकर रिया और आंटी बहुत खुश हुई। तभी अंकुश बोला, आंटी अब मैं अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊंगा। अगली सुबह अंकुश और उसकी चारों बेटियां गीता, माही, तनु और राही स्कूल पहुंच गए और वहां उसने प्रिंसिपल से बात करके अपनी बेटियों का एडमिशन करा दिया। क्योंकि गीता और माही तीसरी और दूसरी कक्षा पास कर चुकी थी, इसलिए उनका टेस्ट देकर उन्हें चौथी और तीसरी कक्षा में एडमिशन दिला दिया, जबकि तनु को पहली और राही को नर्सरी में एडमिशन दिलाया। क्योंकि अब अंकुश की चारों बेटियां पढ़ रही थी तो स्कूल में एक की फीस माफ़ थी और अब अंकुश की चारों बेटियां स्कूल जाने लगी थी। गीता और माही सुबह स्कूल जाने से पहले या तो घर के काम में रिया की मदद करती थी या अपनी छोटी बहनों को तैयार करने में और स्कूल से वापस आने के बाद भी रिया की मदद करते थे। ऐसे ही 8 महीने बीत गए। दूसरी तरफ अंकुश के माता पिता और भाई भाभी बहुत चिंतित थे कि इतने दिन हो गए, ना तो अंकुश घर लौटा और ना ही उसके परिवार वाले आए और उसके पिता इस बात से हैरान थे। उन्हें चिंता थी कि अंकुश तो फैक्ट्री भी नहीं आ रहा है तो उसका गुजारा कैसे होगा। इसलिए सभी यह सोचकर बहुत चिंतित थे कि अंकुश का पता किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर था कि अंकुश और उसका परिवार इसी शहर में था। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। अब लता भी स्कूल जाने लगी थी। आंटी की उम्र अधिक होने के कारण उन्हें रिटायरमेंट मिल गई थी, लेकिन उन्हें पेंशन मिलती थी। आंटी के कहने पर बड़े डॉक्टर ने आंटी का क्वार्टर अंकुश के नाम पर अलर्ट कर दिया था। अब वह अंकुश के परिवार के साथ ही रहती थी क्योंकि उसे अंकुश के परिवार में अपना परिवार मिल गया था। इस बीच गीता ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे दी थी। वह अब बेसब्री से नतीजों का इंतज़ार कर रही थी।
उसने बहुत मेहनत की थी। उसे पूरा भरोसा था कि वह ज़रूर फर्स्ट डिवीज़न में पास होगी। सभी पांचों लड़कियां आंटी को आंटी दादी कहकर बुलाती थी और एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे उन्होंने बातचीत में बताया कि उनकी बड़ी बेटी बड़ी होकर सरकारी अधिकारी बनना चाहती थी, जिसके लिए उसने 10वीं कक्षा में बहुत मेहनत शुरू कर दी थी। फिर गीता ने मन में ठान लिया कि वह अपनी दादी के सपने को साकार करेगी और उसने सरकारी अधिकारी बनने की प्रक्रिया के बारे में स्कूल टीचर से भी पूछा था और अब वह टीचर के कहने पर अपनी तैयारी कर रही थी। जब गीता की छोटी बहनों ने देखा कि दीदी कितनी मेहनत से पढ़ाई करती है और घर के काम भी करती है, तो उन सब ने भी घर की देखभाल की। वह अपने काम और पढ़ाई में और भी ज़्यादा मेहनत करने लगी। जब से अंकुश घर से गया था तब से उसकी माँ की जगह उसकी बड़ी भाभी ने घर की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी और उसका बड़ा भाई भी अपनी पत्नी की बात मानता था। अंकुश के पिता रिटायर हो चुके थे और फंड से मिले पैसों से उन्होंने अपने घर में ही एक छोटी सी दुकान खोल ली और दुकान पर बैठने लगे, जबकि उनका बड़ा बेटा अधिकतर नौकरी के सिलसिले के चलते घर से बाहर ही रहता था और भाभी के चारों बेटे उनकी एक नहीं सुनते थे। जबकि उनका बड़ा बेटा गीता से 2 साल बड़ा था और 10वीं में 2 बार फेल होने के कारण वो अब तीसरी बार 10वीं की परीक्षा दे रहा था। अगर कभी भाभी कुछ गलत करने पर उन्हें मारती या डांटती तो उसकी सास और ससुर दोनों बहू को डांटते थे। ऐसा लगता था कि बच्चों को भी ना तो अपनी माँ का डर था और ना ही अपने पिता का। वे अपने दादा दादी के लाड़ प्यार में पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। अब जब बड़ा बेटा पढ़ाई में इतना कमज़ोर था तो बाकी भी उसी की राह पर चल पड़े। अब जब 10वीं की कक्षा का परिणाम आया तो गीता का नाम जिले में टॉप करने वालों में प्रथम स्थान पर था और अखबार के पहले पेज पर उसके पिता के नाम और स्कूल के नाम के साथ उसकी फ़ोटो छपी थी। अंकुश के घर में तो जैसे जश्न का माहौल था। अस्पताल के सभी लोग और आस पड़ोस के लोग अंकुश और गीता को बधाई दे रहे थे। गीता की बहनें भी बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ दादाजी अपने पोते का रिजल्ट देखने के लिए अखबार लेकर आए और उसमें अपने पोते का रोल नंबर खोज रहे थे। पोता घर से बाहर था। वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर सिगरेट पी रहा था। दादाजी ने पूरा अखबार खंगाल डाला और आखिरी में उनके पोते का नंबर कंपार्टमेंट में पासिंग रोल नंबर में था। उन्हें दुख जरूर हुआ पर संतोष था कि पोता 10वीं पास हो गया है। अब उन्होंने अखबार बंद कर दिया और जब कुछ देर बाद उनकी नज़र अखबार पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि अखबार के पहले पन्ने पर कुछ बच्चों के फ़ोटो छपे थे। तो उत्सुकतावश वह देखने लगे कि किसके बच्चों के अच्छे अंक आए हैं। उन्होंने अखबार उठाया तो उन्हें पहला फ़ोटो दिखा। उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगने लगा और जब उन्होंने उसके पिता का नाम और रोल नंबर देखा तो वह खुशी से उछल पड़े और घर के अंदर जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि सब लोग बाहर आकर देखो, अच्छी खबर है। सबको लगा कि बड़ा पोता फर्स्ट आया है इसलिए बुला रहे हैं। जब सब आ गए तो बड़ा पोता भी आ गया तो दादाजी बोले, क्या आप सब जानते हैं कि इस बार ज़िले में किसने टॉप किया है? यह सुनकर सब बोले, कौन आया है? अपनी अंकुश की बेटी। तो दादी बोली, अरे तो नासपिटी ने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया है? अरे नंबर ही तो लाई है। ज़रा बताओ कि तुम्हारे पोते के कितने नंबर आए हैं? ज़रूर इस बार वह प्रथम आया होगा। मैंने उसे बादाम और मेवे के लड्डू खिलाए थे। तो तुमने कौन सा तीर मार लिया? कंपार्टमेंट में पास हुआ है, वह भी तीसरी बार। इससे घर में अजीब सा माहौल बन गया। अब आस पड़ोस के लोग अंकुश के पिता के घर आए और उनकी पोती को जिला टॉप करने पर बधाई देने लगे। तो वो बधाई का मजबूरी में हंसकर जवाब दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में अपनी पोती गीता के लिए प्यार भी उमड़ रहा था। लेकिन वे जानबूझकर उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि गीता एक लड़की थी और गीता 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। स्कूल के अलावा जिला मजिस्ट्रेट ने भी गीता के परिणाम के कारण उसे इनाम राशि देकर सम्मानित किया था। गीता के दादाजी घर बैठे अखबार में यह सब खबरें पढ़ रहे थे, जबकि घर में सभी लोग अंकुश के परिवार से जलन महसूस कर रहे थे। लड़के भी घर के बड़ों की देखा देखी में अपनी सगी चचेरी बहनों से जलन महसूस कर रहे थे। उधर गीता ने आर्ट विषय में 12वीं की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी, जबकि उसकी छोटी बहन माही 10वीं की तैयारी कर रही थी। और देखते ही देखते गीता ने 12वीं में फिर से जिले में टॉप कर लिया, जबकि माही ने 10वीं में। अंकुश की दोनों बेटियों ने जिले में टॉप किया था। तो फिर से लोगों ने अंकुश को बधाई दी और कहा कि मान गए, आपकी बेटियां बेटों से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे घर के काम में भी इतनी निपुण हैं। आपने और आपकी पत्नी ने बहुत अच्छी परवरिश और संस्कार दिए हैं। अंकुश के बड़े भाई को भी यह एहसास होने लगा था कि उन्होंने लड़की और लड़के में फ़र्क करके ठीक नहीं किया और अब वे अपने बेटों को गीता और माही का उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब क्या फ़ायदा है?
अंकुश की लड़कियां पढ़ाई के जरिए उनके मुंह पर तमाचा मार रही हैं और अपने माता पिता के अपमान का बदला ले रही है। माही ने बड़ी बहन की देखा देखी में आर्ट विषय लिया और 12वीं की तैयारी शुरू कर दी। इस बीच गीता ने 12वीं पास करने के बाद सरकारी परीक्षा के लिए आवेदन भरा और 1 महीने के बाद गीता ने इसकी तैयारी शुरू कर दी और 4 महीने बाद गीता ने इसकी परीक्षा दी, जिसमें वो सफल रही और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और जिसमें वो चयनित हुई। उसकी नियुक्ति भी उसी शहर में एक सरकारी दफ्तर में हो गई। 1 साल बाद इतिहास फिर दोहराया गया, लेकिन इस बार जिले के टॉपरों के नाम बदल दिए गए। 12वीं में माही और 10वीं में तनु ने टॉप किया था और गीता की तरह माही भी 4 महीने बाद सरकारी परीक्षा पास करके इंटरव्यू में भी उसका चयन हो गया और इसकी नियुक्ति भी गीता के दफ्तर में हुई। अब दोनों बहनें साथ में इधर उधर जाती। तनु ने भी 12वीं में आर्ट विषय लिया और उसके साथ ही पीएससी की तैयारी शुरू कर दी। 12वीं की परीक्षा में जिले में टॉप करने के बाद उसने ग्रेजुएट के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया और कॉलेज जाने लगी। करीब 1 साल बाद राही और लता ने फिर से 12वीं और 10वीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया और जब जिला अधिकारी उनको सम्मानित कर रहे थे तो वो बोल पड़ी, अब और लोगों को भी टॉप करने का मौका दो। इसमें राही बोली, यह सिलसिला तो अब हमारी छोटी बहन के टॉप करने के बाद ही थमेगा। राही की बातें सुनकर जिला अधिकारी समेत सभी लोग हंस पड़े। तनु की तरह राही ने भी पीएससी की तैयारी के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जबकि लता ने अपनी चारों बहनों की सलाह से 12वीं में आर्ट विषय लेकर पीएससी करने की तैयारी की। चारों बहनों की मेहनत देख अंकुश और रिया साथ में आंटी भी दंग रह गई। आंटी अब ज़्यादातर बिस्तर पर रहने लगी थी। आंटी की सलाह पर रिया और घर की नौकरानी ने मिलकर ड्राई फ्रूट से लड्डू बनाए। वह लड्डू बनाकर 5 लड़कियों को नियमित रूप से दूध के साथ खाने को देती और उन्हें पौष्टिक आहार भी देती। आंटी की ऐसी हालत और रिया की बढ़ती उम्र को देखकर गीता ने घर में 2 लोगों को काम पर रखा था, जिनमें से एक खाना बनाती थी और दूसरी अन्य साफ सफाई के काम के साथ साथ बर्तन साफ करने का काम भी करती थी। जल्दी वह दिन आ गया जिसका अंकुश की बेटी इंतजार कर रही थी। उसकी ग्रेजुएट पूरी हो चुकी थी और उसने पीएससी का फॉर्म भर दिया था। अंकुश की बेटी लता ग्रेजुएट के बाद पीएससी का फॉर्म भर चुकी थी और प्री एग्जाम दे चुकी थी और आज रिजल्ट घोषित होने वाला था। लता इसका इंतजार कर रही थी कि अचानक घर पर गीता का फोन आया कि लता, तुमने प्री एग्जाम पास कर ली है और तुम्हारा 9वां रैंक है। अब तुम पीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दो। यह सुनकर लता खुशी से उछल पड़ी। ये खबर उसने घर में सबको दी और सब खुश हो गए और वह परीक्षा भी उसने बड़ी सफलता के साथ पास कर ली और एक बार फिर उनका नाम अखबारों की सुर्खियों में बन गया। और जब इंटरव्यू की बारी आई तो वह उसमें भी चयनित हो गई। उसे जिले में खाद्य विभाग में एसडीएम बना दिया गया। यह सब खबर अखबार और टीवी पर आई तो अंकुश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह अपनी बेटियों पर गर्व महसूस करने लगा। कुछ समय बाद गीता की तरह चारों बेटियां भी अलग अलग विभागों में एसडीएम बन गई। अब एक दिन लड़के वाले खुद ही लड़कों के रिश्ते के लिए अंकुश के घर आने लगे और सरकारी पदों पर नियुक्त अपने बेटों के लिए उनकी बेटियों का हाथ मांगने लगे। जब अंकुश ने घर पर अपनी सभी बेटियों और आंटी और रिया के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा की तो गीता ने कहा कि पापा, हम आपका हर फैसला मानेंगे, लेकिन एक शर्त पर। हम बिना दहेज के शादी करेंगे और शादी में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। बाकी बहनें भी राजी हो गई। तब अंकुश ने अपनी बेटियों से कहा कि अगर तुम सबको अपने ऑफिस का कोई लड़का पसंद है तो हमें बताओ, हम उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। इस पर गीता, माही और तनु ने मना कर दिया। गीता की शादी उसके ऑफिस के एक सीनियर अधिकारी से बहुत ही सादे समारोह के साथ हो गई और गीता अपने ससुराल चली गई। इस शादी में रिया ने अंकुश से उसके माता पिता और भाई भाभी को बुलाने को कहा तो अंकुश रिया को भी अपने साथ ले गया। जब वो अपने घर गया तो उसके परिवार वालों ने सोचा कि वह अपनी बेटियों की सफलता की वजह से हमारा अपमान करने और हमें नीचा दिखाने आया है। जब अंकुश ने कहा कि उनकी बड़ी पोती की शादी है और आप सबको आना होगा तो अंकुश के बड़े भाई और पिता ने साफ मना कर दिया और कहा कि अब तुम बड़े आदमी हो गए हो और बड़े लोगों से तुम्हारी जान पहचान है तो उसमें हम अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पोते तुम्हारा अपमान कर दें। जब अंकुश ने अपने चारों भतीजों को देखा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि चारों भतीजे जवान हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे गुंडों जैसे लग रहे थे। कोई काम नहीं था, बस दिन भर पड़े पड़े रोटी तोड़ते और खाते रहते थे। आखिर में अंकुश और रिया अपने घर आए। जब उनकी बेटियों को पता चला कि उनके पिता और माँ का उनके बड़े पिता ने और दादा ने अपमान किया है तो उन्होंने पूछा कि जब इतने सालों से कोई रिश्ता नहीं था तो तुम वहाँ क्यों गए थे। इसके बाद चारों बहनें अपने माता पिता के अपमान को भूल नहीं पाई। गीता शादी करके अपने ससुराल चली गई। राही और लता सबसे तेज थी। एक दिन चारों ने आपस में सलाह मशवरा किया और अपने दादा दादी के परिवार की सोच बदलने का फैसला किया। रविवार को चारों बहनें सरकारी गाड़ी से अपने दादा दादी के घर पहुंची। अचानक मोहल्ले में
4 सरकारी गाड़ियों के साथ पुलिस गार्ड देखकर सभी चौंक गए, क्योंकि सभी गाड़ियां अंकुश के पिता के घर के सामने खड़ी थी। सबने देखा कि सलवार सूट पहने चारों बहनें सभ्य तरीके से गाड़ी से उतरी। चारों गार्डों ने उन्हें सल्यूट मारा और गाड़ी से फलों की 4 टोकरियां निकालकर उनके हाथ में थमा दी। चारों बहनें एक साथ आगे बढ़ी और गली में चलने लगी। लोगों से अभिवादन करते हुए उन्होंने अपने दादा का नाम बताया और उनके घर के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें पता बताया। उधर अंकुश के पिता और उनके 4 पोते घर के दरवाजे पर खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि 4 लड़कियां अपने गार्ड के साथ उनके घर की तरफ आ रहे हैं तो वह घर के अंदर चले गए। अंकुश के पिता समझ गए कि वह उनकी पोती है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि वह यहाँ क्यों आई हैं। फिर चारों बहनें घर में घुस गई और चारों सिपाहियों को घर से बाहर रहने को कहा। उसके बाद गार्ड ने अपने साथ लाए फलों की टोकरी अंदर रखी और बाहर चले गए। अब चारों बहनों ने अपने दादा दादी के पैर छुए और ताऊ ताई के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जब अंकुश के बड़े भाई ने कहा, तुम चारों कौन हो, हमारे घर क्यों आए हो? आज तो लड़कों ने भी कोई कांड नहीं किया। इस पर माही बोली, ताऊ जी, शायद आप सबने हमें पहचाना नहीं। हम सब बहनें आपकी भतीजी हैं और आप सबसे मिलने आई हैं। यह सुनकर दादी ताई के साथ ताऊ के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव आ गए और उनके चारों लड़के उनके सम्मान और पद को देखकर हैरान रह गए। उन लड़कों ने सोचा भी नहीं था कि ये 5 बहनें इतने ऊंचे पद पर होंगी और पुलिस उनके आगे पीछे घूमती रहेगी, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाया। तब ताऊ जी के चेहरे पर खुशी दिखाई दी और उन्होंने उन्हें बैठने को कहा। सभी बहनें बैठ गई। तब दादी ने कहा, तुम सब यहाँ क्या लेने आई हो? यहाँ तो तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। इस पर चारों बहनें बहुत नाराज हुई, लेकिन माही ने शांत होते हुए कहा, हम जानते हैं दादी, लेकिन यहाँ आने का एक कारण यह भी था कि आप सबने पहले भी हमारे मम्मी पापा का अपमान किया है। आप लोगों ने उनका कई बार अपमान किया होगा, इसलिए वो घर छोड़कर चले गए। और एक तरफ आप लोग थे जो आपने अपने बेटे बहू के लिए ऐसी स्थिति बनाई कि हमारे पापा को अपने परिवार सहित ये घर छोड़ना पड़ा। तभी तनु बोली, और दूसरी तरफ एक अनजान महिला थी जिसने पापा मम्मी और हम सभी बहनों को अपना मान लिया और अपने साथ हमारे परिवार को रख लिया। माही और तनु की बातें सुनकर माही के ताऊ के बड़े बेटे ने कहा, तो क्या हुआ? चाची ने भी तो तुम लड़कियों को जन्म दिया, और वो भी एक नहीं 5-5। तो दादी दादा क्या उनकी आरती उतारते? चाची को तो दादी और माँ की बातें सुननी थी। अगर वह एक लड़का पैदा कर देती तो अच्छा रहता, कम से कम चाचा का वंश तो हमारे पिता की तरह आगे बढ़ता। यह सुनते ही राही, जिसने अब तक अपने गुस्से पर काबू किया था, वो ऊंची आवाज़ में बोली, हाँ, मुझे आश्चर्य है कि ताऊ जी के बेटे उनका और दादाजी का कितना नाम रोशन करते हैं। 4 महीने में 2 हफ्ते थाने की रोटी खाते हैं और साथ में पुलिस की लाठियां भी। और दादाजी और ताऊ ताई भी हैरान थे कि इन लड़कियों को इतनी बड़ी बात कैसे पता चली। इस पर ताऊ जी ने पूछा कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि इन लोगों को थाने में रखा गया है? इस पर लता बोली, शायद तुम लोगों को नहीं पता कि हम चारों बहनें एसडीएम हैं और राही और लता उसी तहसील की एसडीएम है जहाँ तुम लोग रहते हो। इसलिए हम तुम्हारे बेटों की एक एक बात जानते हैं जिन्होंने तुम्हारा वंश बढ़ाया है। हमें तो बस इतना पता है कि ताऊ जी तुम्हारा बेटा तुम्हारे और ताई जी के हाथ से निकल गया है। तुम तो उसकी जमानत के लिए भी नहीं चाहते, बल्कि दादाजी ही वकील के साथ थाने के चक्कर लगाते हैं। यह सुनकर सबका सिर शर्म से झुक गया। अब लता बोली कि कई बार हम दोनों बहनों ने दादाजी को कई बार उन्हें इस उम्र में जमानत कराते देखा, तो हमने इनकी जमानत करा दी, लेकिन अब नहीं। चलो दीदी, और हाँ, एक बात और याद रखो बड़े भैया, अगर अब की बार कोई कांड किया तो मैं आपके सारे बंद पड़े केस फिर से खुलवा दूंगी। अगर हमारे बीच में क्या संबंध और क्या रिश्ता है किसी को भी बता दिया तो लोग इस बात पर भी हंसेंगे। देखो कितनी छोटी बहनें इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं और ये भाई कुछ नहीं करते, बस थाने के चक्कर लगाते रहते हैं। यह कहकर चारों बहनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कुछ इशारा किया और वहाँ से उठने लगी। तभी उसकी ताई बोली, बेटी बैठो, यह तो सच है कि तुम पहली बार हमारे घर आई हो, तो क्यों ना कुछ चाय पीकर जाओ। इस पर माही बोली, नहीं ताई जी, आपने चाय के लिए कहा, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर आप चाहती हो कि आपके ये निकम्मे बेटे अपनी आमदनी में सुधार करें तो उन्हें किसी भी काम में लगा दो और उन्हें साफ कह दो कि अगर वह दिन में 100 रुपये भी नहीं कमाएंगी तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। फिर देखना वह कितनी जल्दी सुधार करते हैं। तभी राही बोली, हाँ, आखिरी चेतावनी, अगर तुमने कोई काम करने में हमारा नाम इस्तेमाल किया तो समझ लेना, माता ने पहले ही कह दिया है कि तुम सबके पुराने बन पड़े केस फिर से खुलवा देगी। उसके बाद क्या होगा तुम सब अच्छे से समझते हो, हम जानते हैं। इसलिए जो भी काम करो, चाहे छोटा हो या बड़ा, पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो और कुछ करके दिखाओ। इतना कहकर चारों बहनों ने फिर से सबको नमस्ते किया और वहाँ से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर चले गए।
अंकुश के बड़े भाई और उसके पिता अपना सिर पकड़कर बैठ गए और चारों भाई समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर से कोई तूफान गुजर गया हो। राही और लता की आवाज़ें अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। कैसी दबंग आवाज़ थी। दादी अभी भी उन चारों बहनों को कोस रही थी। तभी ताऊजी बोले, अब उन लड़कियों को कोसने से क्या फ़ायदा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो बाहर वालों को क्या कहूँ। ये चारों आपके लाड प्यार में बिगड़ गए और आप इन्हें अभी भी बच्चा ही समझ रहे हो। तभी दूसरी जगह वाला लड़का बोला, मम्मी मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो, मुझे बाहर जाना है। इतना सुनना था कि ताई जी जो अब तक चुपचाप बैठी थी उठकर बोली, एक डंडा उठाकर चारों लड़कों को मारा और कहा कि आज किसी को रोटी नहीं मिलेगी, पहले आज कुछ कमाओ, उसके बाद ही खाना मिलेगा। चारों लड़के दंग रह गए और दादी दादा के पास जाकर बोले, दादी आप मम्मी को समझाओ। इस पर दादा बोले कि तुम्हारे मम्मी पापा ठीक हैं, अब हम दोनों तुम्हारे मम्मी पापा के बीच नहीं आएंगे। अब चारों लड़के बिना खाए पिए घर से निकल गए और चारों को एक जगह पर मजदूरी का काम मिल गया। और शाम को जब मालिक ने चारों लड़कों को एक बोरी गेहूं उतारने के 400 रुपये दिए, यानी चारों लड़कों को 1600 रुपये मिले, जिसे लेकर शाम को घर आए। चारों लड़कों ने सारे पैसे माँ को सौंप दिए। सबसे बड़ा भाई अपनी माँ के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, माँ आज से हम चारों भाई सारे बुरे काम छोड़कर मजदूरी करेंगे और अपनी मेहनत से कमाई करेंगे। अब रोज़ सुबह चारों भाई गल्ला मंडी चले जाते और वहीं खड़े होकर पूरा दिन मजदूरी करते। रात को हर भाई 400 रुपये कमा लाता और धीरे धीरे चारों भाई गल्ला मंडी का काम समझने लगे। तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत पूंजी इकट्ठी की थी उसे अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिया। अब अपने पोते और पोतियों की सफलता देखकर दादा दादी और उसके माता पिता बहुत खुश थे और इसका सारा श्रेय अब वह अंकुश की चारों बेटियों को देते थे। दूसरी तरफ धीरे धीरे अंकुश की बेटियों की शादी होने लगी। वो सभी अपनी ससुराल चली गई। अब सिर्फ राही और लता ही बची थी। दूसरी तरफ बच्चों के दादा दादी और ताई और उनके बेटे भी अपने अंकुश चाचा चाची और उनकी बेटियों का सम्मान करने लगे। अब आखिरकार दादा दादी को यह मानना पड़ा कि लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, बल्कि अगर लड़कियों को अच्छा मार्गदर्शन मिले और लगन हो तो वह भी अपने सपनों के हौसलों में उड़ान भरेगी और साथ ही दूसरी लड़कियों को उनसे प्रेरणा मिलती है। उन बहनों ने मिलकर अपने बिगड़े भाइयों को भी सुधार दिया। वास्तव में अंकुश भैया की पांचों बेटियों ने पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया है। और आज से नहीं, जब से वह पढ़ रही थी। आज घर के सभी लोग अंकुश के घर गए और अंकुश और रिया भी सबको देखकर चौंक गए। फिर अंकुश ने उन्हें घर में बुलाया, सम्मान के साथ बैठाया। सभी ने अंकुश और रिया से माफ़ी मांगी और उन्हें अपने घर आकर साथ रहने को कहा। तब अंकुश और रिया बोले, पिताजी ये संभव नहीं है। आपके घर से जाने के बाद आंटी ने लड़कियों और रिया को संभाला और हमें अपने घर में जगह दी, मेरी नौकरी का इंतजाम किया। अब हम उनको उनके अंतिम समय पर नहीं छोड़ सकते। आप चिंता मत करो, मैं समय आने पर खुद आ जाऊंगा। तभी अंकुश की माँ बोली, सच है बेटा, तुमने सही कहा था कि मेरी बेटियां ही हमारे कुल का नाम रोशन करेगी। तुमने और बहू ने, तुम्हारी बेटियों ने यह सच साबित कर दिया। हम सब बहुत खुश हैं। और ये कहकर अंकुश के परिवार वाले अपने घर चले गए और अंकुश अपनी बेटियों पर गर्व महसूस करते हुए रिया से बोला, देखा हमने अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और सबने एक दूसरे को देखकर अपनी उड़ान भरी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।